गुड इवनिंग क्लास। कॉमर्स क्लासेस, मैं अरुण पालीवाल। जैसा कि आप जानते थे, हम स्टार्ट कर रखा है अपना कॉमर्स टीजीटी पीजीटी बैच। कॉमर्स टीजीटी पीजीटी बैच में अब जो हमने वीडियो पढ़ रही थी, यानी कि हमने जो स्टार्ट करा था वो करा था शेयर्स। तो हमने जो शुरू करा था शेयर, और शेयर के अंदर भी कौन से वाला पार्ट, इशू एंड फॉरफीचर। इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, जैसे कि हमने ये पार्ट शुरू करा था। इस पार्ट से पहले हम इसकी 2 वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आपने वीडियो पहले 2 वीडियो ना देखी हो तो पहले उनको देख लीजिएगा, क्योंकि तभी ये समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, परेशानी होगी। अगर कोई पहले पढ़ चुका है तो बात अलग है, उनको समझ में आ जाएगी आराम से। तो चलिए, जैसे कि शुरू करते हैं इस चैप्टर को, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि हमने लास्ट 2 क्लासेस में क्या देखा था, तो सबसे पहले हमने देखा था, थोड़ा सी जानकारी ली थी हमने कंपनी एक्ट 2013 के बारे में। पहले हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात करी। फिर हमने बताया था कंपनी क्या है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और कंपनी के टाइप्स क्या हैं। फिर हमने ये पार्ट उसमें देखा था। इनको देखने के बाद फिर हमने देखा था कि शेयर क्या है। पहली चीज, शेयर कैपिटल के कितने पार्ट होते हैं। दूसरी चीज, और एक चीज और देखी थी, टाइप्स ऑफ शेयर। तो ये चीजें हमने उनसे पहली वीडियो में देख चुके हैं। तो जैसा कि बताया कि अगर आपने कोई वीडियो ना देखी हो तो पहले आप इनको देख लीजिएगा एक बार। तो पहले वो 2 वीडियो देखें, जब ये समझ में अच्छा से आएगा। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि आपको बताओ, अब हमें स्टार्ट करना है आगे का पोर्शन। हमने उस दिन देखा था कि शेयर है क्या चीज। अगर शेयर की बात करें तो शेयर के बारे में बताया था, अनडिविजिबल पार्ट। तो ये क्या है, अनडिविजिबल पार्ट है इसका, ऑफ कैपिटल। तो जैसे कि हम ये जान चुके थे कि कैपिटल का जो अनडिविजिबल पार्ट होता है, इट मींस जब हम अपने कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं ताकि पैसा इजीली कलेक्ट किया जा सके जनता से, तो उसी के लिए हम जो छोटे छोटे पार्ट करते हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शेयर। यानी कि इससे छोटी इकाई कुछ नहीं हो सकती कैपिटल की। ये हमने इसमें देखा था। अब इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद जब हम चले तो शेयर्स में हमने बताया था कि शेयर्स आपके पास कितने टाइप के होंगे। एक होगा इक्विटी शेयर, एक हमने देखा था प्रिफरेंशियल शेयर, और एक आपको बताया गया था, याद होगा, डेफर्ड शेयर। इसके बारे में आपको बताया गया था, डेफर्ड शेयर जो था वो बहुत पहले बंद हो चुका है। यानी कि जब हमने कहा कि कंपनी एक्ट 1956 आया, तो 1956 आने के बाद डेफर्ड शेयर खत्म कर दिए गए थे, क्योंकि ये शेयर हमने देखा था कि किसको करे जाते थे इशू, ये करे जाते थे प्रमोटर्स को, उनके प्रमोशन जो उन्होंने करी उसकी सेवा के बदले। लेकिन ये शेयर 1956 एक्ट आने के बाद खत्म हो चुके हैं। तो अब हमारे पास 2 टाइप के शेयर बचे थे। ये इक्विटी शेयर भी आपको बताया था 2 टाइप के थे, फर्दर क्लासिफाई करा गया 2 पार्ट्स में। एक था सिंपल इक्विटी शेयर, और दूसरा मैंने देखा था स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ली थी कि सिंपल इक्विटी शेयर क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर क्या है। प्रिफरेंस शेयर के बारे में बताया गया था कि ऐसे कोई भी शेयर जिनके पास 2 राइट्स होंगे वो प्रिफरेंस शेयर कहलाएंगे। 2 राइट्स कौन से, इन इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड पाने का अधिकार, और वाइंडिंग अप के टाइम पे इक्विटी शेयर को मिलने वाली कैपिटल से पहले कैपिटल लेने का अधिकार। जिनके पास ये 2 अधिकार होंगे, डिविडेंड का और दूसरा कैपिटल को रिफंड, मतलब कैपिटल को वापसी लेने का अधिकार बाइंडिंग अप के टाइम पे, वो होंगे प्रेफरेंस शेयर। और जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं होंगे वो कौन से शेयर होंगे, वो होंगे इक्विटी शेयर। तो ये चीज हमने देखी थी। ठीक, चलिए अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम, जैसा कि होता है। अब हमें इसके बारे में यही पढ़ना है जो हमने देखना होगा, टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। ठीक, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, ये याद होगा, ये पढ़ा था, करेक्टरिस्टिक्स से पढ़ी थी, कंपनी के टाइप्स पढ़े थे। गवर्नमेंट कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी क्या है, स्मॉल कंपनी क्या है, स्टैचुरी कंपनी,
स्टैट्यूटरी कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जिससे विधानसभा में यानी कि लोकसभा में बोले तो कानून के द्वारा किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू फॉर्म किया गया हो, जैसे रिजर्व बैंक है, भारतीय जीवन बीमा, LIC है ये। ठीक, उसके बाद हम चले, फिर आपको बताया था प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताया गया था कि प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, इनके बारे में। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बताया गया, ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब्ड, ये हमने पढ़ लिया था। अगर ना देखा हो तो जैसे बताया कि पिछली वीडियो देख लीजिएगा एक बार। अब यहाँ थोड़ी सी बात कर देते हैं, देखिए। तो जैसे कि आप देखेंगे कंपनी एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 और पार्ट कौन सा 1, इसके अंदर दी गई है बैलेंस शीट। जबकि कंपनी एक्ट 1956 की अगर मैं बात करता हूं तो कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से, कंपनी एक्ट 1956 इसके हिसाब से जो बैलेंस शीट थी वो बैलेंस शीट 3 में नहीं, इसमें हुआ करती थी 6 में। लेकिन अब कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेड्यूल हो चुका है 3, ये हमने देखा। पार्ट कौन सा है 1, पार्ट पहले भी 1 था और अब भी 1 ही है। तो कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग पार्ट 1 में हमने देखा बैलेंस शीट का हमें परफॉर्म दिया गया फॉर्मेट, इसी के अकॉर्डिंग हर कंपनी को अपना स्टेटमेंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने होंगे। ठीक है, देखिए अब तो जैसे इसमें देखें अगर आप, इसके 2 पार्ट बताए हुए हैं, बैलेंस शीट के पर्टिकुलर नोट नंबर, फिगर, डेबिट इसकी प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की। तो करंट ईयर की है, प्रीवियस ईयर की है। जो मेन चीज हमें देखनी थी कि आप देखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, पहला पोर्शन की लायबिलिटी का होगा, नीचे की तरफ चलेंगे तो एसेट्स का होगा। इस लायबिलिटी में इक्विटी एंड लायबिलिटी की जो हेड है उसके अंदर पहला हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड। इस शेयर होल्डर फंड के अंदर ही आपको दिखाई देगा ये रहा शेयर कैपिटल। अब इस शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे इसकी मेंशन करना होगा। अब बात ये आती है कि शेयर कैपिटल आप जब यहाँ लिखोगे तो ऑथराइज कहाँ लिखे, सब्सक्राइब्ड कहाँ लिखे, कॉल इन एरियर कहाँ घटाएं, फॉरफीचर कहाँ लिखे, ये सारी परेशानी जो हमें पैदा होंगी। तो ये सारी चीज हम पहले बैलेंस शीट में कर लिया करते थे, लेकिन अब ये काम बैलेंस शीट में नहीं करना। ये सारी चीजें हमें जो करनी होंगी वो शेयर कैपिटल के जब हम करेंगे वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट में हमें ही करना होगा। तो जैसा आप जब वर्किंग नोट करेंगे तो यहाँ पर नोट नंबर डाल दिया जाएगा, आप ये देखोगे नोट नंबर, तो शेयर कैपिटल का जोन से वर्किंग नोट पर आप काम करेंगे वहां पे वो नोट नंबर डाल देंगे। ठीक, अब इसके वर्किंग नोट है क्या, ये रहा नोट टू अकाउंट, इसी का नंबर डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर 1 पे हमने शेयर कैपिटल का, तो वहां पर नंबर 1 डाल दिया जाएगा। अब हम देखते हैं शेयर कैपिटल। देखिए शेयर कैपिटल में जैसा हमने देखा क्या लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल सबसे पहले लिखी जाएगी ऑथराइज कैपिटल, कितने रुपए का है, कितने शेयर्स हैं, ये चीज लिखिए और मेंशन कर दीजिए यहाँ पर। लेकिन इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं, लाइन खींचिए, इसका मैटर खत्म। दूसरा, फिर हम लिखते हैं इशूड कैपिटल, कितने शेयर हमने इशू करे, जनता को इस एप्लीकेशन देने के लिए इनवाइट करवाया, वो कितने शेयर थे, कितने का एक था, वो लिखा, उसको भी डबल अंडरलाइन करिए, उसका भी हमें काउंट नहीं करना होता, सिर्फ शो करने के लिए, ताकि कोई व्यक्ति अगर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा हो तो उसे पता चले कि हमारे पास ऑथराइज कैपिटल कितनी है और इशूड कैपिटल कितनी है। फाइनली जो हमारा मेन काम आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये वो शेयर है, ये वो कैपिटल है जिसको जनता ने हमसे क्या करने, परचेज करने के लिए अप्लाई किया है। तो कितने लोगों ने हमें सब्सक्राइब करा, उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक वो फुली पेड अप, अगर शेयर 10 का है तो 10 रुपए मांगे जा चुके हैं। एक वो कैपिटल जो भी फुली पेड अप नहीं है, यानी कि जिन्होंने या तो पैसे नहीं दिए या पूरे पैसे मांगे नहीं गए, ये चीज। जिनसे पूरे पैसे मांगे पूरे पैसे मिल गए, वो लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक, दूसरा, ऐसे शब्द कैपिटल, ऐसे जनता के द्वारा खरीदे गए शेयर जो भी फुली पेड अप नहीं है, या तो उन्होंने पैसे पूरे नहीं दिए, एरर करी, या फिर हमने अभी उनसे पूरे पैसे मांगे ही नहीं है, तो पहले वो लिखिए। इसमें से लेस करा जाता है कॉल इन एरियर। तो जैसे बताया था कॉल इन एरियर, ये वो अमाउंट है जो हमने जनता से मांगी बट किसी व्यक्ति ने हमें वो पैसा देने से इनकार कर दिया या वो देने में असमर्थ है, अनकैपेबल है। तो हमारा काम, पहला क्वेश्चन जो बनता है वो यहाँ से ही बनता है टीजीपीजीटी में कि भाई कॉल इन एरियर कहां से घटाई जाती है, तो कॉल इन एरियर घटाई जाती है कहां से, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से। ठीक, तो सब्सक्राइब कैपिटल में से कॉल इन एरियर घटाई जाएगी। तो फाइनली कितने अमाउंट है उसमें से कॉल इन एरियर माइनस करिए और फाइनली लिख दीजिए। ये आ गई हमारी पेड अप कैपिटल, वो कैपिटल जो जनता ने हमें पे करी है। ठीक, अगर आपके पास फॉरफीचर अमाउंट है तो फॉरफीचर अमाउंट भी इसी के नीचे लिख दिया जाएगा और वो भी इसी के अंदर दिखाया जाता है शेयर कैपिटल के अंदर। यानी कि फॉरफीचर अमाउंट जब तक आप फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू ना करें तब तक ये राशि आपको कहां दिखानी होगी, तब तक आप ये शेयर कैपिटल के अंदर दिखाएंगे। जैसे ही आप इसे रीइश्यू कर देंगे फिर वापस ये शेयर कहां चले जाएंगे, सब्सक्राइब के अंदर। ठीक, और जो पैसा बचेगा प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा।
फाइनली हमने चीजें देखी। चलिए अब देखिए आगे। ओके, ये हमने थोड़ा सा एग्जांपल दिखा रखा है। क्लासेस ऑफ शेयर हमने पढ़ लिया था, जैसे कि बताया था प्रेफरेंस शेयर के टाइप बताए थे, कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव, रिडम्बेबल इररिडम्बेबल, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, इक्विटी शेयर ऑर्डिनरी शेयर होते हैं जो, फ्लैट इक्विटी शेयर के बारे में बात कर चुके हैं, डेफर्ड शेयर बता दिया था। यहां तक हमने ये चीज पढ़ी थी, जो बेसिक बेसिक बातें पढ़ी थी वो मैंने आपको बताया पहले ही वाली वीडियो में, चेक कर लीजिए। एक बार ना देखा हो तो फिर भी उसे जाकर देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी के लिए हम इसको आगे करते हैं, क्योंकि ज्यादा हमारे पास टाइम होता भी नहीं और ज्यादा वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। अब हम जो पढ़ना शुरू करते हैं वो क्या है, इश्यू ऑफ शेयर। अब इश्यू ऑफ शेयर करने के कितने तरीके हैं आपके पास? तो पहली चीज, इश्यू ऑफ शेयर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, फॉर कैश। फॉर कैश मतलब आप जनता को शेयर बेचिए, उनको सेल करिए और उनसे बदले में क्या लीजिए, उसके कैश ले लीजिए, पैसे ले लीजिए। और दूसरा तरीका, आप उनसे कैश ना लीजिए, कैश लेने के बजाय अगर आपने किसी और पर्पज से उनको यूज करा है, यानी कि आपने किसी और पर्पज के लिए उन्हें शेयर को इश्यू करा है, तो वो होता है फॉर अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर आप उनसे पैसे नहीं लेंगे, पैसों के बदले आप उनसे एसेट्स खरीद सकते हो, आप उन्हें बोनस शेयर के बदले में दे सकते हो, आप उन्हें डिविडेंड के रूप में दे सकते हो, आप उन्हें चाहे तो अंडर राइटिंग कमीशन के तौर पे दे सकते हो, आप उन्हें चाहे तो अंडर राइटर्स जो हमारे प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स को प्रमोशन के लिए भी दिया जा सकता है। लेकिन ये बात हम बाद में देखेंगे। सबसे पहला मेरा टॉपिक स्टार्ट कौन सा करेंगे हम इसमें देखेंगे नगद के लिए, यानी कि फॉर कैश। अब यहां से बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, होता क्या है, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने के कितने तरीके होंगे मेरे पास? दो तरीके, फॉर कैश और अदर देन कैश। कैश के लिए या कैश के बिना, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। कैश के लिए अगर मैं बात करता हूं तो कैश को पैसे लेने के दो तरीके हैं मेरे पास। चाहूं तो मैं लमसम ले सकता हूं, लमसम मतलब इकट्ठा पैसा मांग सकता हूं। अगर मेरा शेयर 10 रुपए का है तो 10 के 10 रुपए में लोगों से एक साथ मांग सकता हूं, एक। दूसरा तरीका होता है इंस्टॉलमेंट। दूसरा तरीका कौन सा है? इंस्टॉलमेंट का, ठीक। इंस्टॉलमेंट की वैसे नॉर्मली क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं वो इंस्टॉलमेंट के अंदर से ही पूछे जाते हैं, लमसम का कोई ज्यादा बड़ा कैसे नहीं होता। इसके बारे में बात करेंगे अभी वैसे, लेकिन अभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में आप सबसे पहले क्या करते हो, शेयर एप्लीकेशन का पैसा मांगते हो। ये वो पैसा होगा जब आप लोगों से कहेंगे कि आइए हमारी कंपनी में शेयर अप्लाई कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए और हम आपको क्या इशू करेंगे, हम आपको शेयर इशू करेंगे। तो जब आप अप्लाई करते हो तो उस टाइम जो आप उनको क्या करते हो, पेमेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाए तो एडमिशन फीस ली जाती है, एप्लीकेशन आपके फॉर्म में, एक तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आपकी एप्लीकेशन फीस। वही अगर आप किसी कंपनी की शेयर इशू कर मतलब परचेज करना चाहते हैं तो उनको एक एप्लीकेशन फीस देनी पड़ती है, तभी वो आपके नाम से शेयर इशू करते हैं। अब उसके बाद हम दूसरा काम करते हैं, शेयर अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट उनको करा जाएगा जिनको शेयर सिर्फ बेचे जाएंगे, सेल करे जाएंगे, एक बोले तो इशू करे जाएंगे। जिनको इशू कर दिया जाएगा उनको अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा उनसे, और जिनको इशू नहीं कर जाएंगे उनके अगर आप उनके पैसे, एप्लीकेशन का जो पैसा था उनको वापस कर दिया जाएगा। फिर हम मांगते हैं उनसे शेयर कॉल, कॉल मनी मांगेंगे। अब ये कॉल मनी, आप चाहे तो एक कॉल मनी में इकट्ठा फर्स्ट कॉल में सारा पैसा मांग लीजिए बचा हुआ, चाहे तो 2 कॉल में थोड़ा थोड़ा मांग लीजिए, चाहे तो 3 कॉल में थोड़ा थोड़ा मांग लीजिए। इस तरीके से हम चीजों को पढ़ेंगे। अब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, वो आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लमसम में ये सारे काम करने की जरूरत नहीं होती, सारा पैसा ही हम किस में मांग लेते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से मांग लेते हैं। तो ये चीजें थी मेरे पास। अब इसके लिए देखो एंट्री क्या करनी है, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे हम इसके बारे में, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ किसके बारे में, ये देखने के लिए कि भाई एप्लीकेशन मतलब शेयर इशू करने का क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी हमें ज्यादा जरूरी है। चलिए देखिए, यहां से हमारे काम स्टार्ट होता है मेन, जो मैं देखा, और यहीं से आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था, यहां गलती ना करें, ठीक है। देखिए, सबसे पहला इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। अब कंपनी कितनी थी? दो, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को शेयर इशू करने के लिए किसी से भी आपको एप्लीकेशन के इनवाइट करना नहीं होता। इट मींस एक प्राइवेट कंपनी पब्लिकली इनवाइट नहीं करती अपने शेयर परचेज करने के लिए। पर्सनल लेवल पे जो बनते व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं उसके मेंबर बनने के लिए, वो आपस में ही शेयर खरीद लेते हैं। तो इसका मतलब उन्हें प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई जरूरत नहीं होती, वो जनता को आमंत्रित नहीं करती। इसी कारण देखो ये लिखा भी है,
कि भाई नकद के लिए अंश अपने जो है शेयर अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, अपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जनता को इश्यू किए जा सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़, एक निजी कंपनी यानी कि एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर अनऑफिशियली रूप से अपने डायरेक्टर्स या अपने जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके व्यक्तिगत संपर्क यानी कि पर्सनल लेवल पे इश्यू करती है उनको। ठीक? ऐसी कंपनी द्वारा ना तो कोई नोटिस इश्यू करा जाता है, ना कोई सर्कुलर इश्यू करा जाता है और कंपनी और अंशधारी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है बस। ठीक? जो उसको प्रतिफल दिया जाएगा उसके बदले। अंशधारी को क्या दे दिया जाएगा? शेयर सर्टिफिकेट। जो भी व्यक्ति हमारी शेयर कंपनी के शेयर परचेज़ करेगा, उसको बदले में क्या दिया जाता है? शेयर सर्टिफिकेट, जो प्रमाण होता है इस बात का कि आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हैं। और इन्हें कंपनी की पुस्तकों में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा फिर। और सबसे बड़ी चीज़, इस चीज़ की, जो आपने किन लोगों को शेयर अलॉट करे, ये टाइम ध्यान रखें। 30 दिन के अंदर-अंदर ये अलॉटमेंट की जो फाइल बनाई है, वो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर क्या करेंगे? सबमिट करेंगे। तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में यही दोनों में अंतर है। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर इश्यू करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती। वो जनता को आमंत्रित करने के बजाय अपने पर्सनल लेवल पे अपने डायरेक्टर्स को, अपने शेयर प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स को, जिनको उसके बारे में पता है, एक व्यक्तिगत तौर पे बोले तो पर्सनल लेवल पे उनको शेयर इश्यू करती है। इसके लिए वो क्या करती है वो? ना कोई नोटिस इश्यू करती है, ना कोई सर्कुलर इश्यू करती है। नोटिस और सर्कुलर इश्यू करने के बजाय वो डायरेक्टली पर्सनल लेवल पे सेल कर देती है, इश्यू कर देती है और उनका नाम अपने रजिस्टर में लिख लेती है। ठीक? और ये जो अलॉटमेंट करा है, इस अलॉटमेंट की जो लिस्ट होगी, ये फाइल जो बनाएगी अपने मेंबर्स की, वो मेंबर्स की फाइल कहाँ पे भेज दी जाएगी? 30 दिन के अंदर कहाँ भेजनी होगी? आपको ये इश्यू मतलब रजिस्टर ऑफिस में जाकर सबमिट करनी होगी। ये तो मैटर था किसका? प्राइवेट कंपनी का। लेकिन क्वेश्चन प्राइवेट कंपनी से नहीं आते, जैसे बताया, थोड़ी बहुत जानकारी दे दी। मेन क्वेश्चन उठता है यहाँ से। अब जो हमने देखना है, कौन सी कंपनी? ये। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? एक पब्लिक कंपनी जब अपने शेयर इश्यू करती है, तो शेयर इश्यू करने के लिए सबसे पहले वो इश्यू करती है प्रोस्पेक्टस। और इस प्रोस्पेक्टस में वो बताती है कि भाई, हमारी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, अपने शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन, अपने ऑब्जेक्ट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब कंपनी और अपने शेयर्स के बारे में सारी जानकारी इस प्रोस्पेक्टस में लिखती है, ताकि एक व्यक्ति उसे समझ सके, पढ़ सके और पढ़ने के बाद ये निश्चय ले सके कि हमारी कंपनी में उसे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले वो क्या इश्यू करेगी? प्रोस्पेक्टस। जो देखिए, एक सार्वजनिक कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी, पूंजी का बहुत बड़ा लेवल यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट की जरूरत पड़ती है। ऐसी कंपनियों के लिए अपने शेयर कंपनी के लिए क्या करना होता है? सार्वजनिक निर्गमन पब्लिकली इश्यू करना पड़ता है उसको। अब पब्लिकली इश्यू की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी लिमिटेड कंपनी जो होंगी अपने शेयर जनता को निर्गमित करेंगी। सबसे पहला काम करेगी वो इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो जैसा कि अभी बताया, 26(1) के अकॉर्डिंग इसकी विषय वस्तु, मतलब इसके अंदर क्या-क्या लिखना है प्रोस्पेक्टस के अंदर, सेक्शन 26(1) के अंदर लिखा है। लेकिन ये सेक्शन याद मत करना, पूछेगा नहीं, फायदा कुछ नहीं। अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो सेक्शन 26 मतलब 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि एक कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस में इश्यू करते टाइम क्या-क्या उसके अंदर इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए, उसके अंदर क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या विषय वस्तु होनी चाहिए, ये बताती है। ठीक? अब जो क्वेश्चन आया था, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ थोड़ी-सी। अब देखिए, अब कंपनी क्या करती है? प्रोस्पेक्टस लोग भरते हैं और प्रोस्पेक्टस में भरने के साथ वो बताती है कि अब आप लोगों को, अगर हमारे पास कंपनी के शेयर इश्यू कर मतलब आप खरीदना चाहते हैं, तो आपको एक एप्लीकेशन अमाउंट देनी होगी और वो एप्लीकेशन अमाउंट को ही वो कुछ हिस्सों में बाँट दिया जाता है। जैसे कि अगर आप देखो, तो क्या होगा? कंपनी क्या करती है? कुछ पैसा माँगती है कंपनी एप्लीकेशन के लिए, कुछ पैसा एप्लीकेशन में माँगेगी, कुछ पैसा अलॉटमेंट में माँगेगी, कुछ फर्स्ट कॉल, ऐसी कुछ सेकंड कॉल, मतलब इस तरीके से माँगती चली जाती है वो। मान लो इस पे ₹2 माँगे, इस पे 5 माँग लिए, इस पे 3 माँगे, फाइनली पूरे हो गए, तो यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। अगर क्या करा उन्होंने, यहाँ पे 2 माँगे, तो यहाँ पर 1 माँग लेगी, यहाँ पूरा हो जाएगा। जहाँ पैसा पूरा हो जाए, वहीं हमने फाइनल कॉल कर देनी है। बात आती है ये नियम कि भई ये जो ₹2 हुए हैं, वो निश्चय कैसे होंगे? मिनिमम कितना माँग सकता हूँ? ये बात हमें सबसे बड़ी बात है जानने के लिए। अब देखिए, सेक्शन 39(2) में बताया हुआ है इसके बारे में। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार एक कंपनी अपनी एप्लीकेशन मनी जो माँगेगी, वो उसकी नॉमिनल वैल्यू का, इट मीन्स अगर मेरा शेयर मैं इश्यू कर रहा हूँ और उसकी नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू कितनी है? ₹10, तो इस नॉमिनल वैल्यू का यानी कि इस फेस वैल्यू का ₹10 का 5% मिनिमम वो माँग सकती है किस पर? एप्लीकेशन पर। देखिए ना, कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेयर एप्लीकेशन की जो अमाउंट होगी, वो नॉमिनल यानी कि नॉमिनल मतलब ये नामी मूल्य, जो रजिस्टर्ड वैल्यू थी।
कि 5% से या सेबी जो भी तय कर दे उसके जुर्माने के नियम से राशि से कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि एप्लीकेशन का जो पैसा मांगेंगे वो मिनिमम से मिनिमम कितना होगा, 5% होगा, उससे ज्यादा मांगोगे लेकिन उससे कम नहीं मांगेंगे। लेकिन अभी सन 2021 का जो पीजीटी हुआ था पेपर, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कंपनी एक्ट 2000 मतलब एक कंपनी का मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितनी हो सकती है। तो मोस्टली लोगों ने उसमें 5% लगाया था, लेकिन उसका आंसर था 25%। यहाँ कुछ गलती क्या हुई लोगों से, क्योंकि वहां पर ये नहीं पूछा था कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी नॉमिनल वैल्यू का, वहां पूछा गया था मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इश्यू प्राइस का। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक कंपनी अपने शेयर पर एप्लीकेशन की अमाउंट मिनिमम कितना मांग सकती है, तो ऐसे केस में ध्यान रखें, कंपनी एक्ट कहता है कि नॉमिनल वैल्यू का 5% मांग सकती है मिनिमम। बट सेबी की गाइडलाइंस कहती हैं, गाइडलाइंस किसकी, सेबी की गाइडलाइंस में बताती हैं कि भाई यहां पर आप, ये रहा सेबी की गाइडलाइंस, इसके अकॉर्डिंग आप इश्यू प्राइस का 25% से कम नहीं मांग सकते। और यही मेरा आंसर था पेपर में, जो 2021 में जो पेपर हुआ था, जहां पे मैंने गलती करी कि 5% लगाया। वो 5% आपसे किसका पूछा गया था, नॉमिनल का, लेकिन यहाँ पे पेपर में नॉमिनल नहीं था। ज्यादातर बच्चों ने जो निशान लगाया वो नॉमिनल का 5% लगा दिया। नॉमिनल का 5% नहीं था, वो इश्यू प्राइस का पूछ रहा था। तो अगर आपसे पूछे इश्यू प्राइस का कितने परसेंट, तो आप कहेंगे 25%। अगर आपसे पूछे नॉमिनल वैल्यू का कितना, यानी कि फेस वैल्यू का कितना, तो आप कहेंगे 5%। यहाँ दोनों क्वेश्चन में अंतर था। ठीक, इसके आगे चलेंगे हम। इसके आगे बताया हुआ है क्या, कि अगर कोई कंपनी अपनी कुल अमाउंट का, देखिए अब अगर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैसे मांगे जा रहे हैं, यहाँ पे देखने वाली बात, अगर एक कंपनी कितने का पैसा इशू कर, मतलब शेयर कितने का इशू कर रही है, 250 करोड़ के, तो यहाँ पर 250 करोड़ रुपए से कम करते हो तो आप सारा पैसा चाहो तो एक साथ मांग सकते हो। लेकिन अगर आप 250 करोड़ से ज्यादा के इशू करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, कॉल पर आप उसके 25% से ज्यादा राशि नहीं मांग सकते। यानी कि यहाँ पर क्या नियम पता चली, कि भाई अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं, एप्लीकेशन का पैसा मांग रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपका पैसा 250 करोड़ है या 250 करोड़ से ज्यादा है। अगर 250 करोड़ रुपए तक है, तो ऐसे केस में 250 करोड़ रुपए से क्या होगा, कम होगा, तो आप सारा पैसा चाहो तो एप्लीकेशन में मांग सकते हो। लेकिन अगर 250 करोड़ से क्या हो, ज्यादा हो, तो आप 25% कर मांगेंगे, यानी कि किसी भी कॉल पर, एप्लीकेशन पर, फाइल कॉल पर या अलॉटमेंट पर 25% से ज्यादा पैसा आप नहीं मांग सकते। ठीक, लेकिन अगर आप मांगते हैं 500 करोड़, अगर आप 500 करोड़ रुपए तक मांगते हैं, यानी कि 500 करोड़ रुपए के अंदर अंदर आप शेयर इशू करते हैं 500 करोड़ रुपए के, तो 500 करोड़ रुपए के शेयर की कंडीशन में अगर आपका पैसा इशू प्राइस 500 करोड़ रुपए से कम पैसा मिल रहा है आपको, तो आप सारा पैसा आपको एक साल के अंदर अंदर लोगों से पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर 500 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में तय करेगी भाई कितने समय में उसका पैसा मांगना है, फिर कोई लिमिट नहीं है एक साल वाली। तो ये बात हमारे पास यहाँ पे लिखी है, तो इसके ऊपर रीड करिएगा। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है कि भाई होता क्या है, जब कंपनी नए नए शेयर इशू करती है, बोले तो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ऐसे केस में क्या होता है, कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है, रजिस्टर ऑफिस में उन्होंने अपने एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जमा कर रखे हैं। उसे बिजनेस शुरू करने का क्या चाहिए था, सर्टिफिकेट, लेकिन अब वो मैटर खत्म हो गया सर्टिफिकेट वाला। लेकिन फिर भी बिजनेस शुरू वो कब कर पाती है, अगर उसे अपने आईपीओ में मिनिमम 90% एप्लीकेशन आ पाए, तो जितने शेयर उन्होंने इशू करे हैं उसका 90% उसके पास अगर एप्लीकेशन आती हैं, तभी वो क्या कर सकती है, आगे उनको शेयर अलॉट कर सकती है। अगर किसी कंपनी के पास 90% एप्लीकेशन ना आ पाए, यानी कि 90% शेयर ना बेच पाए, तो ऐसे केस में जनता को उनका पैसा वापसी करना पड़ेगा। इट मीन अगर मान लीजिए 80% ही हमारे शेयर बिक पाए हैं, तो ऐसे केस में जो अगर आप नहीं आ पाते हैं, तो क्या करना होगा, अब लोगों का पैसा वापसी करना होगा आपको कितने दिन के अंदर अंदर, वो अभी हम आगे देख लेंगे 30 दिन में। ठीक, मतलब बताया हुआ है 30 दिन के बाद अगर नहीं हो पाता तो 15%, 15 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस करिए, तो टाइम दिया गया है वो। चलिए उसके बारे में बात बताएंगे अभी। तो जैसे कि लिखा है कि भाई अभिधान सूची, यानी कि जो आपने लिस्ट खोली है सब्सक्रिप्शन वाली, जो कि अभिधान सूची खुलने के 3 दिन से कम नहीं हो सकती। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह कि जब भी आप क्या करते हैं, आप अपने शेयर इशू करने के लिए फॉर्म निकालते हैं, तो नोटिफिकेशन निकालने के लिए जैसे ही आप उनकी डेट ओपन करेंगे, यानी कि फॉर्म भरने की तारीख शुरू होगी, एप्लीकेशन करने की तारीख शुरू होगी, तो आपको मिनिमम तो 3 दिन देने हैं, और अधिक से अधिक कितने दिन देने हैं, 30 दिन। यानी कि एक व्यक्ति 3 दिन से कम नहीं हो सकता समय उसके लिए, और 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, और दूसरी चीज, जब आप ये नोटिफिकेशन इशू करते हैं, तो नोटिफिकेशन खुलने के कम से कम 5 दिन बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट क्या करती है, आप एक फॉर्म निकालती है कि हमारे गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसे टीजीटी पीजीटी के फॉर्म आए,
तो आप देखते हैं नोटिफिकेशन पहले आता है और फॉर्म भरने बाद में शुरू होते हैं। तो नोटिफिकेशन जब आएगा तो लोगों को पढ़ने का उसे 5 दिन का मिनिमम समय तो देना ही देना है। 5 दिन से पहले-पहले डेट स्टार्ट नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन करने की। तो 5 दिन मिनिमम, उसके बाद आपकी मर्ज़ी। दूसरी चीज़, जैसे ही 5 दिन कम से कम पूरे हो जाएँ, फिर आप उन एप्लीकेशन फॉर्म को खोल सकते हो और फिर एप्लीकेशन भरने के लिए मिनिमम कितने दिन का समय दिया जाएगा? 3 और मैक्सिमम कितने दिन का समय दिया जाएगा? 30 दिन का, ठीक? और इस 3 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर जो भी इन्होंने टाइम रखा है, उसमें आपने जितने भी फॉर्म इश्यू करे हैं, उसका 90% जनता के द्वारा खरीदा जाना चाहिए। अगर जनता उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करती है 90% में, तो उन लोगों को पैसा आपको वापसी करना पड़ेगा। देखिए अब, ये रहा मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन, ठीक? तो जैसा आप देख सकते हो कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग हम बता रखा है कि कम से कम कितना 90% होना चाहिए। जितने भी शेयर इश्यू करे हैं तो उसका 90% यानी कि 90% 90% आपको क्या करना होगा? एप्लीकेशन आपके पास आनी चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएँगे। इसके लिए कंपनी क्या करती है, एक अलग से एक बैंक में अकाउंट खोलती है और उसको ये मौका देती है कि भई हमारे पैसे जो हमारे एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, उसे आप अपने बैंक में सबमिट करिए। बैंक उस पैसे को सबमिट करेगा और जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन की डेट क्या करेंगे? क्लोज़ करेंगे, तो उसके बाद आपको पैसा वापसी आपका कर दिया जाएगा। मतलब कंपनी को उनका पैसा दे दिया जाएगा। तो जब तक कंपनी के पास ये 90% शेयर ना आ जाएँ, तब तक और ये 30 दिन मैक्सिमम दोनों जो भी पहले हो जाए, जब तक कंपनी अपने पास पैसा नहीं ले सकती, वो पैसा बैंक में ही पड़ा रहेगा। इसके लिए उन पे अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, ध्यान रखिएगा 90% और अगर इसके बिना ही आपने क्या कर दिया, शेयर इश्यू कर दिए, तो फाइन लगेगा और कितना फाइन लगेगा? 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा वो, यानी कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा लगेगा ही लगेगा और जो बढ़कर कितना फाइन हो सकता है? 50 लाख और जिस व्यक्ति ने गलती करी है, डायरेक्टर या जिसने भी, उसको क्या 50,000 रुपए का जुर्माना, जो कि बढ़ाकर कितना हो जाएगा? 3 लाख और 1 साल की क्या हो सकती है? जेल, दोनों काम हो सकते हैं उसके साथ। तो बेटर है ऐसा काम ना हो। तो ये चीज़ हमने पढ़ी और अब इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये हम अभी बताएँगे। ठीक? हाँ, ये कंडीशन बताया हुआ कि ₹1000 का फाइन और 1000 और 1000 लाख रुपए तक का। ये भी किसके बारे में बता देंगे हम। जैसे ही आपके पास 90% एप्लीकेशन आ जाएगी, तो स एप 90% एप्लीकेशन आने के बाद अब हमारा काम शुरू होता है शेयर इश्यू करने का, यानी कि शेयर अलॉट करने का। तो उनमें हम स्क्रूटनी करेंगे, यानी कि उन फॉर्म को देखेंगे और किसको शेयर देने चाहिए, किसको शेयर नहीं देने चाहिए, ये चेक करेंगे। तो जिस व्यक्ति को हम अपने शेयर इश्यू करेंगे, उनके पास एक लेटर भेजा जाएगा अलॉटमेंट लेटर कि आपको शेयर इश्यू करे गए हैं, आप अपने अलॉटमेंट की अमाउंट जमा कर दीजिए। ठीक? और जिसको हम शेयर इश्यू नहीं करते हैं, उसको एक रिग्रेटेड लेटर दे देते हैं और कह देते हैं कि क्षमा करें हम आपको शेयर इश्यू नहीं कर पाए। तो जैसे देखिए लिखा कि कंपनी क्या करेगी? आवंटन का काम पूरा हो जाने के बाद कंपनी हर होल्डर एक इसको होल्डर के पास अकाउंट होल्डर मतलब ये शेयर होल्डर के पास एक लेटर भेजेगी, जिसे क्या बोला जाएगा? लेटर ऑफ अलॉटमेंट। तो जिसको शेयर इश्यू करे उसे भेजा जाएगा लेटर ऑफ अलॉटमेंट और जिसको शेयर इश्यू ना कर पाए, देखिएगा अब कंपनी द्वारा आवंटित का पत्र भेजा जाता है। लेकिन जिन आवेदकों को यानी कि शेयर होल्डर्स को मतलब अभी शेयर होल्डर बने नहीं एप्लीकेंट है वे, जिन एप्लीकेंट को अंश आवंटित नहीं किए जाएंगे, शेयर अलॉट नहीं करे जाएंगे, उनके पास एक खेद पत्र बोले तो लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा जाएगा और क्षमा मांगी जाएगी कि भाई हम आपको कोई भी शेयर इशू नहीं कर पाए। फिर उन सब में अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। अलॉटमेंट का पैसा मिलने के बाद अब जो पैसा बचेगा यानी कि अगर मैंने पैसा पूरा नहीं मांगा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा शेयर था 10 रुपए का, जिसमें 2 रुपए मैंने मांग लिया एप्लीकेशन पर, ठीक, 3 रुपए मैंने मांग लिया अलॉटमेंट पर और अब भी आप देखो 5 रुपए बचे हुए हैं। अब ये 5 रुपए कैसे-कैसे माँगे जाएँगे? ये माँगे जाएँगे कॉल पर। अब वो कॉल 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कितनी भी। तो उसके बारे में थोड़ी-सी बात बताइए ये कॉल ऑन शेयर के ऊपर। यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, रट्टा मारना पड़ेगा और वो क्या है? ये 3 कंडीशन और वो 3 कंडीशन कौन-कौन सी होंगी? वो 3 कंडीशन होंगी। पहली, आप जो पैसा माँगे वो हर शेयर पर यानी कि हर कॉल पर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल किसी भी कॉल पर कितना 25% से ज़्यादा ना हो, पहली चीज़। याचना की राशि यानी कि कॉल के अमाउंट उसके फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू के 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक? दूसरी बात, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल माँगने के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। लोगों को टाइम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट कॉल आज माँगी और 2 दिन बाद ही दूसरी कॉल माँगना शुरू कर दिया। उनके पास समय भी होना चाहिए ताकि वो पैसा भी इकट्ठा कर पाएँ। तो 2 याचना हो गया यानी कि 2 कॉल के बीच में कम से कम एटलीस्ट 1 मंथ का क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए ही चाहिए। तीसरी चीज़, याचना की राशि यानी कि कॉल की अमाउंट पे करने के लिए यानी कि जैसे आपने उनको ड्यू करा, आपने लोगों से कहा कि फर्स्ट कॉल के ₹2 आप हर शेयर होल्डर जमा करिए। तो फर्स्ट कॉल के जो ₹2 लोग जमा करेंगे, उनके लिए उन्हें टाइम भी मिलना चाहिए। यानी कि कम से कम कितने दिन?
उन्हें कम से कम 14 दिन का समय आपको देना होगा ताकि वो पेमेंट कर पाए। 14 दिन के बाद आप 30 दिन तक का समय दे सकते हो, बात अलग है, लेकिन मिनिमम तो 14 दिन का समय देना है उनको पेमेंट करने के। तो 3 बातें, कॉल पर पैसा, बोले तो मान लीजिए फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल, किसी पर भी आप 25% से ज्यादा मांगेंगे नहीं। यानी कि अगर शेयर कितने का है 10 का, तो 10 का 10% मतलब 25% मतलब तो ₹2.5, तो ₹2.5 यहाँ, ₹2.5 यहाँ और ₹2.5 यहाँ, ये मैक्सिमम लिमिट होगी। इनसे कम मांगे जा सकते हैं, इनसे ज्यादा नहीं मांगे जा सकते। दूसरा, इस कॉल और इस कॉल के बीच में कितने का 1 मंथ का गैप होना चाहिए, 1 महीने का गैप। इसके और इसके बीच में कितने का 1 महीने का गैप होना चाहिए। फिर जैसे आपने इन लोगों से पैसा मांगा, बोले तो ड्यू करा, तो ड्यू करने और उसके पेमेंट करने तक के बीच में जो गैप होना चाहिए, वो उन्हें 14 दिन का आपको देना पड़ेगा, 14 डेज का, ताकि वो पेमेंट कर पाए आराम से। ठीक, ये हमारी कंडीशन थी। चलिए, अब यहाँ तक हमने देखा। अब कुछ बातें इसको शॉर्ट में समझा देते हैं, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से समझ पाएंगे। अब देखिए, पब्लिक इशू। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, तो जैसा कि आप देखोगे, वो क्या पब्लिक इशू जो करा जाता है, मतलब जब शेयर इशू करे जाते हैं जनता को, तो पहला काम क्या होता है, कंपनी स्टार्टिंग करती है किससे, ऑफर से। ठीक, पहला काम ऑफर, तो बाय कंपनी टू पब्लिक, कंपनी पब्लिक को क्या करेगी, ऑफर करेगी। कैसे, ऑफर करने के लिए पहले कंपनी को क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज में लगानी पड़ेगी 40 सेक्शन के अकॉर्डिंग। स्टॉक एक्सचेंज में क्या देगी, एप्लीकेशन देगी पहले। दूसरा क्या करेगी, कंपनी जो होगी, कंपनी शैल फॉर्म एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा किन लोगों के साथ, वो देखो, कंपनी को एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा मर्चेंट बैंकर, जिस बैंक में पैसा जमा होगा उसके साथ, और अंडरराइटर जो हमारे शेयर इशू करेगा उसके साथ। ठीक, कई बार होता यही है कि हमारे शेयर, हमें डर होता है कि हमारे शेयर पूरे ना बेच पाए, 90% ना पाए, तो उसके लिए वो अंडरराइटर को अपॉइंट कर लेती है कि भाई हमारे शेयर बेचने की जिम्मेदारी आपकी। अब 90% यानी कि हमारे शेयर बिके या ना बिके आपकी जिम्मेदारी है, बिक जाते तो अच्छी बात, ना बिके तो आपको लेने पड़ेंगे। उसके लिए वो कमीशन मांगता है, तो उसके साथ भी एग्रीमेंट करना पड़ता है। तो पहला हम क्या करेंगे, हम एक स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देंगे, पहली चीज। दूसरा काम हम क्या करेंगे, हम एग्रीमेंट करेंगे 2 लोगों के साथ, मर्चेंट बैंकर और अंडरराइटर के साथ। ठीक, फिर उसके बाद अब स्टार्ट होता है क्या, एप्लीकेशन। प्रोस्पेक्टस इशू हो चुका है, प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेशन की अमाउंट रखी जाएगी, जो कि अभी क्या बताया था, दिस मनी मिनिमम 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, यानी कि क्या बताया कि 5% से कम नहीं हो सकती, किसका, नॉमिनल वैल्यू का। लेकिन अगर लिखा हो क्या, इशू प्राइस, तो कितना 25%, मिनिमम 25% होगा। अगर इशू प्राइस लिखा हो तो, जो पेपर में आया था, अभी गलती ये ना करें, थोड़ा हर लाइन को, हर शब्द को ध्यान से पढ़ें। जैसे आपने एप्लीकेशन इशू कर दी, अब आपका काम यहाँ पे एप्लीकेशन का हो गया, लोगों ने हमारे शेयर परचेज करे, और परचेज करने के बीच में देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आती है बात अलॉटमेंट के बारे में। ठीक, ओनली इफ स्टॉक एक्सचेंज हैज प्रूव्ड अप्रूवल, तो अप्रूवल क्या करना पड़ेगा, यानी कि हम शेयर को एप्लीकेशन जब देंगे, मतलब लोग हमारे से अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद मैं उन्हें शेयर अलॉट करूंगा, लेकिन अलॉट करने के बारे में कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, अप्रूवल देगा हमें पहले तो जब तक स्टॉक एक्सचेंज में अप्रूवल नहीं देगा, जब तक हम शेयर अलॉट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कि लोग जो मेरे शेयर खरीद रहे हैं, मिनिमम कितना खरीदना पड़ेगा उन्हें, मिनिमम उन्हें खरीदना पड़ेगा 90%। ठीक, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड, और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना बताया था आपको, अभी मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताया था 90% ऑफ शेयर इशू। तो जितने भी आपने शेयर इशू करे हैं, उसके 90% से मिनिमम आपको नहीं मिलना चाहिए। अगर मिनिमम मिलता है, 90 से कम मिलता है, तो लोगों को पैसा वापसी करो, जैसा कि लिखा भी है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हो जाना चाहिए, और वो भी कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। अगर आपको 30 दिन के अंदर पैसा ना मिल पाए, तो क्या होगा, अगर आपको 30 दिन के अंदर पैसा ना मिले, तो आपका काम क्या होगा, आपको पैसा रिफंड करना होगा। और वो रिफंड कितने दिन में करना होगा, 15 दिन के अंदर अंदर लोगों को पैसा वापस ही करो। यानी कि अगर 30 दिन के अंदर पैसा अब पूरा शेयर ना मिल पाए, लाइक कैसे, मान लीजिए एक कंपनी ने 1 अप्रैल को शेयर इश्यू करने के लिए कहा, उनने जनता से कहा मेरे शेयर परचेज करिए, तो कितने दिन दिए जाएंगे उनको, उनको दिए जाएंगे 30 दिन, 30 अप्रैल तक का समय। अब 30 अप्रैल तक लोग उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो 30 दिन तक, यानी कि 30 दिन मिलेंगे उनको अप्लाई करने के। ठीक, तो 30 दिन उनको दिए गए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। अब अप्लाई करने का टाइम पीरियड उनका ये है। अब अगर 30 दिन के अंदर अंदर क्या हो, शेयर पैसा ना मिल पाए, मतलब कुल मिलाकर
मुझे 90% ना मिल पाए, सिर्फ 80% लोगों ने मेरे शेयर परचेज करे। अब दिक्कत ये है कि 90% आने जरूरी थे, 90% आया नहीं, तब लोगों को पैसा वापसी करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। तो 30 अप्रैल से 15 दिन जोड़ूंगा तो अप्रैल के बाद मई, यानी कि कितने दिन दिए जाएंगे? 15 मई तक आपको लोगों का पैसा वापस करना होगा, इन 80% लोगों का। अब अगर आपने पैसा वापस नहीं करा तो इस 15 मई के बाद आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो जितना दिन आप लेट करोगे उतना आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, और वो ब्याज कितना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपने 15 दिन के अंदर अंदर पैसा वापसी नहीं करा लोगों का, तो आप पहली बात तो डायरेक्टर लायबल होगा, इंटरेस्ट देगा कितना? 15%, यानी कि 15% पर एनम। तो 15 दिन के अंदर पैसा वापसी ना करा तो उसके बाद 15% के हिसाब से आपको क्या लगेगा? ब्याज देना पड़ेगा, और पैसा तो वापसी देना ही पड़ेगा। और जॉइंटली और सेपरेटली, यानी कि सारे डॉक्टर जिन्होंने गलती करी वो मिलकर दो, चाहे जिस अगर सबके बस की नहीं है तो अकेला दो, मतलब कुल मिलाकर देना तो आपको पड़ेंगे। दूसरा, कंपनी और ऑफिसर पे जिन्होंने काम करा, गलती करी, उनके ऊपर फाइन भी लगेगा। अगर भी पैसे वापसी नहीं करते हैं लोगों के, तो लेट करा तो उसकी वजह से फाइन लगेगा, और वो फाइन कितना होगा जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, 1000 रुपए पर डे, और जो बढ़कर कितना हो सकता है? 1,00,000 रुपए तक हो सकता है मैक्सिमम। यानी कि अगर 10 दिन लेट करा तो 1,00,000 1,00,000 1,000 कर 10 दिन का कितना होगा? 10,000। 50 दिन लेट करा मतलब 50 दिन तक पैसे वापसी नहीं करे तो 50,000, इस तरीके से। ठीक, जैसे मेरा ये काम हो गया, अब मान लीजिए मुझे 90% एप्लीकेशन मेरे पास आ भी गई, मैंने शेयर इशू करना है, अब अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल भी मिल गई। ठीक है, अब मेरा काम होता है ये शेयर को अलॉट करने का। अब शेयर अलॉट कैसे करेंगे? तो अब आपको अलॉट करना होगा जिस दिन आपको शेयर मिले, जैसा अभी बताया था 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल से जैसे मुझे पैसा रिसीव हुआ, फाइनली रिसीव होने के 60 दिन के अंदर अंदर मुझे शेयर अलॉट करने पड़ेंगे। बोले तो उन लोगों को शेयर इशू करना पड़ेगा, उनको शेयर बेचना पड़ेगा जिन्होंने मेरे शेयर के लिए अप्लाई करा था। देखिए, अलॉटमेंट विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मिलने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है? शेयर इशू करने हैं, यानी कि शेयर अलॉट करने हैं, पहली चीज। लेकिन बात वही, अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो फिर कितने दिन का समय दिया गया? हमें फिर से समय दिया गया 15 दिन का। तो 15 दिन का मुझे समय दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर आप 60 दिन के अंदर पैसा वापसी नहीं करते हो तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको लोगों को पैसा वापस करना होगा। और अगर फिर वही बात 15 दिन के अंदर पैसा वापसी नहीं करा तो आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, लेकिन अब की बार ब्याज कितना होगा? सिर्फ 12%। ठीक है, और वो भी कितने दिन के बाद? 60 दिन के बाद से, यानी कि वो जो 60 दिन का टाइम दिया गया था उसके बाद से ही देना पड़ेगा। पैसे लौटाने का टाइम कितना दिया गया? 15 दिन। लेकिन अगर लेट करा तो इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा वो उन 60 दिन से ही देना पड़ेगा ऊपर वालों से, इन 15 दिन का भी ब्याज आपको देना पड़ जाएगा। तो बेटर है इनको पैसा चुका दिया जाए। ठीक है, फाइनली यहां तक हमने देखा, शेयर अलॉट कर दिया। अब ये सारा मैटर छोड़ दीजिए, अगर कोई गलती नहीं हुई है तो शेयर अलॉट हो जाएंगे, और शेयर अलॉट अगर मेरे हो गए हैं तो मेरा काम ही क्या है? तो फिर कंपनी क्या करेगी? कंपनी जो है ये फाइल करेगी कि रजिस्ट्रार ऑफिस में 15 दिन के अंदर अलॉटमेंट करने के। यानी कि कहना चाह रहे हैं ये कि यह सारी बात छोड़ दी, अगर कोई गलती नहीं हुई तो ऐसे केस में कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी जो शेयर अलॉट करे होंगे, जो अलॉटमेंट लेटर भेजे होंगे, उन अलॉटमेंट शेयर होल्डर्स की लिस्ट बनाएगी और वो फाइल करनी होगी रजिस्ट्रार ऑफिस में। और जिस दिन आपने शेयर अलॉट करे हैं लोगों को, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये फाइल, यानी कि अपने शेयर होल्डर का नाम, उनकी फाइल बनाकर कहाँ भेजनी होगी? रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो ये सारा मेरा प्रोसीजर था, ये चीज हमने देखी। जैसा बताया कि पहला स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, पहला स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लीजिए, मर्चेंट मतलब मर्चेंट बैंकर और अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट करिए। एग्रीमेंट करने के बाद एप्लीकेशन का मतलब शेयर इशू करिए, प्रोस्पेक्टस निकालिए। प्रोस्पेक्टस में मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी रखी है? नॉमिनल वैल्यू का 5%, और 5% या फिर इशू प्राइस का 25%, जो भी हमें क्वेश्चन पूछा गया हो। हमने जब इशू कर दिए होंगे, मतलब एप्लीकेशन हमने भेज दी जनता को, मतलब अप्लाई करने के लिए कह दिया, अब लोग अप्लाई करेंगे। 90% उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा मिनिमम, अगर नहीं करते हैं तो लोगों को पैसा वापस। और ये टाइम, इस चीज के लिए हम कितना समय दे रहे हैं लोगों को? 30 दिन का। 30 दिन के अंदर लोगों को पैसा देना जब पड़ेगा, यानी कि जमा करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अगर 30 दिन के अंदर वो फॉर्म नहीं जमा कर पाते हैं तो 90% हो गया तो अच्छी बात, अगर 90% एप्लीकेशन नहीं आती है तो लोगों का पैसा वापसी करूंगा 15 दिन के अंदर। फिर वही बात, 15 दिन के अंदर पैसा वापसी कर दिया तो अच्छी बात, नहीं करते हो तो ब्याज देना पड़ेगा, 15% ही देना पड़ेगा इसके बाद, इस 15 दिन के बाद से। ठीक है, 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जॉइंटली और सेपरेट उसकी जिम्मेदारी बनती है। कंपनी का ऊपर फाइन लगेगा 1,000 रुपए पर डे, और 1,00,000 रुपए तक मैक्सिमम वो हो सकता है। ठीक है, ठीक जी। इसके बाद हमने देखा, अब इसके बाद वो अलॉटमेंट करेगी। जैसे ही मुझे एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई तो रिसीव होने के 60 दिन के अंदर अंदर मुझे ये बताना पड़ेगा लोगों को कि मैं शेयर दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। जिनको शेयर दिया आपने, जिनको शेयर बेचा आपने,
उनको दिया जाएगा अलॉटमेंट लेटर, जिनको आपने नहीं दिया उनको दिया जाएगा लेटर ऑफ रिग्रेट, खेद पत्र। जिनको खेद पत्र दिया उनका तो मैटर वहीं खत्म हो गया, लेकिन जिनको हमने क्या दिया अलॉटमेंट लेटर, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, उनको 60 दिन के अंदर अंदर लेटर ऑफ अलॉटमेंट देना पड़ेगा। अगर आप 60 दिन के अंदर नहीं देते हो तो सेम वही फिर बात आती है, 15 दिन के अंदर उनका पैसा वापसी कर दीजिए, क्योंकि आपने अलॉटमेंट लेटर दिया ही नहीं, अभी तक शेयर अलॉट नहीं करे तो पैसा किस बात का लेके बैठे हैं। तो पैसा वापसी करिए 15 दिन के अंदर। 15 दिन के 15 पैसा वापसी नहीं कर पाते हो तो 12% आपको ब्याज देना पड़ेगा। उन 60 दिन से आगे जितना भी आप लेट करोगे, यानी कि इन 15 दिन का भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। फिर आगे देखा, अगर आपने सारे काम सही करे हैं, सब कुछ हो गया है, अलॉटमेंट लेटर हो गया है, सारा काम टाइम पर हुआ है, तो फिर हमारे पास एक कंडीशन बचती है, हमें 15 दिन, कितने दिन के 15 दिन के अंदर अंदर अपने शेयर होल्डर की जो फाइल है, हम जो अलॉट कर रहे हैं शेयर, उनकी एक फाइल बनाकर रजिस्टर ऑफिस में जमा करनी पड़ेगी 15 दिन के अंदर। तो फाइनली हमारी सारी कंडीशन थी इशू ऑफ शेयर करने की, ये हमने देख लिया। ठीक, ये सारी चीज हमने देख ली। अब ये एंट्री हम पढ़ेंगे आगे जाके। देखिए, जब शेयर इशू करे जाएंगे, अब जो थोड़ी देर पहले बात हुई थी वो क्या थी कि भाई अगर पैसा आप एक मुश्त बोले तो लंप सम मांग रहे हैं, आपने पैसा कैसे मांगा है एक साथ। अगर आप एक साथ पैसा मांगते हो ना कोई एप्लीकेशन का मैटर ना कोई अलॉटमेंट का लेटर, लेकिन एक साथ पैसा कब मांग सकता हूँ, एक साथ मैं पैसा तभी मांग सकता हूँ जब 250 करोड़ तक मैंने शेयर इशू करे हूँ, 250 करोड़ रुपए तक। अगर उससे ज्यादा करेंगे तो फिर मैं एक साथ पैसा मांग भी नहीं सकता, क्योंकि 25% की लिमिट भी है। अब एंट्री क्या होगी, सबसे पहली चीज, लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म भरकर मुझे क्या देंगे, उस एप्लीकेशन का पैसा देंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म की मनी भेजी जाएगी, लोग मुझे पैसा भेजेंगे, और इस एप्लीकेशन पर ही मैंने सारा पैसा मांग लिया है लोगों से, क्योंकि लमसम की बात हो रही है। तो मेरे पास पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास पैसा, कंपनी के पास पैसा आएगा तो डेबिट होगा। और किस चीज का पैसा, शेयर एप्लीकेशन का पैसा। और फिर फाइनली ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल के अंदर, यानी कि उसको हम कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये रहा देखो, शेयर कैपिटल का शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मतलब जो क्रेडिट हुआ था वो फाइन कहाँ हो गया, डेबिट, क्योंकि इसको ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर कहाँ करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। और ये कंडीशन कब होगी, ये हमने थोड़ी देर में बता देंगे वैसे तो। ये है एट पार। अब एट पार क्या होता है, एट प्रीमियम क्या होता है, एट डिस्काउंट क्या होता है, वो हम कल पढ़ेंगे, मतलब अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। चलो धन्यवाद क्लास, आज इतना रीड करिए, इसके बाद में बात करते हैं।